रानी दुर्गावती के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस बात से रानी दुर्गावती बहुत दुखी रहती थी। एक बार फिर से रानी दुर्गावती माँ बनी, पर ये तुम क्या कह रही हो दासी? रानी दुर्गावती ने एक अपाहिज कन्या को जन्म दिया है जिसके दोनों हाथ खराब हैं। ये नहीं हो सकता। मैं एक अपाहिज लड़की को अपने महल में नहीं रहने दे सकता। आसपास के राजा महाराजा मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। रानी दुर्गावती के होश में आने से पहले मुझे इस बच्ची को ठिकाने लगाना होगा। मैं एक अपाहिज लड़की को अपनी बेटी कभी नहीं मान सकता। आपने बुलाया महाराज? सेवक, इस कन्या को ले जाकर नदी में बहा दो और किसी को कानों कान इस बात की खबर ना हो। राजा रंजीत सिंह के कहने पर सेवक कन्या को एक टोकरी में रखता है और उसे नदी में बहा देता है। रानी दुर्गावती को राजा रंजीत सिंह झूठ बोल देता है कि कन्या मरी हुई पैदा हुई है, जिस पर रानी खूब फूट फूट कर रोने लगती है। उधर कन्या जिस नदी में बहती हुई जा रही थी, उसी नदी पर राजा रंजीत सिंह के महल का राजधोबी भी राजमहल के कपड़े धो रहा था। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और ये तैरता हुआ क्या आ रहा है? अरे, ये तो कोई बच्चा रोता दिखाई दे रहा है। हे भगवान, पता नहीं इस बच्चे को किसने बहा दिया। आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? इस बच्चे को घर ले जाता हूँ। ये किसका बच्चा है जी? पता नहीं गंगा, ये बच्चा टोकरी में नदी में बहता हुआ आ रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इसे घर ही ले आया। ना जाने किसने इतनी बेरहमी से इसे बहा दिया है। ये तो छोटी बच्ची है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इस बच्ची के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ये बच्ची बीमार लगती है। गंगा, हमारी भी तो कोई संतान नहीं है। हम इसे ईश्वर की मर्जी समझकर अपना लेते हैं, पर इसके दोनों हाथ ठीक कैसे होंगे? सुनो जी, तुम शायद भूल रहे हो, मेरे पास जड़ी बूटी वाला वो तेल है ना, मैं उस तेल से इसकी मालिश करूंगी। देखना, कुछ ही महीने में इसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गंगा और चंदन दोनों कन्या के आ जाने से बहुत खुश थे। गंगा उस बच्ची को ठीक करने में दिन रात एक कर देती है। जड़ी बूटी वाले तेल की मालिश से धीरे धीरे कन्या के दोनों हाथ ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गंगा, तुम्हारी मेहनत और लगन से आज हमारी नीलम बिटिया के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इस बच्ची के आ जाने से तो मानो जीवन में नई उमंग लौट आई है। इसे मैंने नहीं, भगवान ने ठीक किया है। उनकी जैसी मर्जी होती है, हमारे साथ वैसा ही होता है। पर हमारी नीलम बिटिया है कहाँ? सुबह से नजर नहीं आ रही। तुम्हें पता तो है, उसे बस एक ही काम है, उसके अशोक चाचा के पास गई होगी। पता नहीं इस लड़की को घुड़सवारी और निशानेबाजी का शौक कहाँ से पनप रहा है। एक वो लकड़ी का धनुष बाण तुमने दशहरे पर खरीद कर दे दिया था, बस उसे ही लिए घूमते रहती है। पता नहीं हमारी बिटिया में ये राजाओं वाले शौक कहाँ से आ गए हैं। चंदन, हमारी नीलम बिटिया बड़ी होनहार है। बाबा, आपको पता है, आज अशोक चाचा मुझे दूर राजमहल तक घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाने लेकर गए थे। और माँ, राजमहल तो बहुत सुंदर है। हाँ नीलम बिटिया, पहले तेरे बाबा वहीं पर काम करते थे। अब तो कुछ सालों से हम उस नगर को छोड़कर इस गांव में आकर रहने लगे। तुम देखना भाभी, एक दिन हमारी नीलम बहुत अच्छी निशानेबाज बनेगी। अशोक की बात सच हो गई। नीलम बड़ी होकर एक अच्छी तीरंदाज बन गई। उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। एक दिन नीलम अपने चाचा के साथ जंगल में तीरंदाजी के लिए गई हुई थी। लगता है अशोक चाचा का घोड़ा पीछे रह गया।
आगे उस पेड़ पर अभ्यास करती हूँ। अरे ये आवाज कैसी? शायद किसी शेर के गरजने की आवाज है। अरे ये तो किसी के ऊपर हमला कर रहा है। मुझे इसे तीर चलाकर डराना होगा। नीलम आवाज की दिशा में तीर चलाती है और तीर शेर को छूता हुआ दूर चला जाता है। शेर घबरा जाता है और घने जंगल में भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मुसीबत में थे और मुसीबत के वक्त इंसान की जान बचाना हर इंसान का फर्ज होता है, इसीलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। वैसे आप इस जंगल में और शेर ने आपके ऊपर कैसे हमला कर दिया? शायद तुम हमें नहीं पहचानती हो। हम प्रेमगढ़ के राजा रंजीत सिंह हैं। शिकार की इच्छा से हम जंगल में निकले थे, पर हमारे सिपाही पीछे रह गए और अचानक इस शेर ने हम पर हमला बोल दिया। ओह, आप प्रेमगढ़ के राजा रंजीत सिंह जी हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम नीलम है। मेरे पिता को तो आप जानते ही होंगे, चंदन, जो आपके महल में पिछले कुछ सालों पहले राजधोबी थे। अच्छा, तो तुम चंदन की बेटी हो? अरे वाह, पर तुम में ये तीरंदाजी के गुण कैसे आए? और साथ ही साथ तुम बहुत अच्छी घुड़सवारी भी कर लेती हो। घुड़सवारी और तीरंदाजी मैंने मेरे मुंह बोले चाचा अशोक से सीखी है। वो मेरे पिता के बचपन के मित्र हैं। वो कभी राजाओं के महल में घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाया करते थे, पर अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए अब वो ये कार्य नहीं करते। तुम्हारा परिचय जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल तुम अपने माता पिता के साथ राजमहल में आना। रानी दुर्गावती भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। नीलम को राजमहल आने के लिए कहकर राजा रंजीत सिंह वहाँ से चले जाते हैं। नीलम घर आकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। अगले दिन नीलम अपने माता पिता के साथ राजमहल में पहुँचती है। आओ चंदन, बहुत समय बाद तुम्हें देखा। तुम्हारी बेटी ने कल हमारी जान बचाई। ये बहुत ही होनहार और साहसी है, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी तो कोई संतान नहीं थी। महाराज, नीलम हमारे लिए ईश्वर की देन है। नीलम हमारी खुद की संतान नहीं है, पर हमने इसे अपनी औलाद से बढ़कर पाल पोस कर बड़ा किया है। एक दिन जब मैं नदी पर कपड़े धो रहा था, तब चंदन राजा रंजीत सिंह को उस दिन की सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर रंजीत सिंह चौंक जाता है और अचानक से उसके मुंह से एक ही बात निकलती है। पर वो बच्ची तो अपाहिज थी और उसके तो दोनों हाथ खराब थे। महाराज, ये बात सच है कि जब हमें नीलम मिली थी तब इसके दोनों हाथ कमजोर थे और ठीक से हिल-डुल भी नहीं रहे थे, पर मैंने दिन रात एक करके नीलम के दोनों हाथ ठीक कर दिए। पर आपको ये सब कैसे पता महाराज? गंगा बिल्कुल सही कह रही है महाराज। आप ये बात कैसे जानते हैं? यहाँ से जाने के बाद चंदन तो आपसे कभी मिला ही नहीं। क्योंकि नीलम हमारी बेटी है। जब ये पैदा हुई थी तो उसके दोनों हाथ खराब थे और मैंने इसे अपाहिज समझकर सेवक के हाथों नदी में बहा दिया था। मैंने कैसा पाप कर दिया, जिस बच्ची को मैंने नदी में मरने के लिए बहा दिया, आज उसी ने मेरी जान बचाई। मैं तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। आपने अपनी ही बेटी को नदी में बहा दिया। आपने मुझसे कहा कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। आपको इतना बड़ा पाप करते जरा से भी शर्म नहीं आई? हमें माफ कर दो रानी दुर्गावती, हम तुमसे भी क्षमा मांगते हैं। अपने पिता को क्षमा कर दो बेटी। महाराज, आप हमारे राजा हैं और राजा कभी अपनी प्रजा से क्षमा नहीं मांगता। आपने मुझे इतने सम्मान से राजमहल में बुलाया, मेरे माता पिता का आदर सत्कार किया। मेरे लिए यही काफी है। इतना आदर सत्कार करने के लिए शुक्रिया। माँ बाबा, अब हमें चलना चाहिए।
अरे नहीं बेटी, ऐसा मत करो। इतने सालों के बाद तो तुम हमें मिली हो, अब हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, हमारे साथ इसी राजमहल में रहो। पहले तो नीलम मना कर देती है, लेकिन रानी दुर्गावती और राजा रंजीत सिंह के बार बार कहने पर आखिरकार नीलम महल में रहने के लिए मान जाती है और अपने पिता को भी माफ कर देती है। फिर नीलम अपने गरीब माता पिता के साथ राजमहल में ही हंसी खुशी से रहने लगती है। संजना बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी अनुष्का की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। संजना, चल गाड़ी में बैठ। नहीं अनुष्का, तू जा, मेरी बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या, मेरे होते हुए तो बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब आ जा। संजना अनुष्का की गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दोनों लड़कियां कॉलेज आ जाती हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। संजना रोज अनुष्का को बस स्टॉप पर मिल जाती और अनुष्का उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ ही कॉलेज जाती। संजना का सीधा और सरल स्वभाव अनुष्का को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों को अनुष्का का संजना से दोस्ती रखना अच्छा नहीं लगता था। अनुष्का के माता पिता को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी उसे संजना से बात करने के लिए मना करते हैं। अनुष्का बेटी, संजना को अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। लेकिन पापा, संजना में बुराई क्या है? सिर्फ यही कि वो गरीब है। नैना बेटी, ये गरीब लोग हम अमीरों से इसीलिए दोस्ती करते हैं ताकि ये हमसे पैसे लूट सकें। माँ, संजना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो संजना गरीब जरूर है, लेकिन पूरे कॉलेज में उसके जैसी खुददार लड़की कोई नहीं है। अनुष्का कभी संजना को अपने घर लाती तो उसके माता पिता संजना को देखकर बुरा मुंह बना लेते थे। अनुष्का, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियाँ भी तुझे मुझसे बात करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। संजना, अमीर गरीब क्या होता है ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस कॉलेज में तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। आज शाम को कॉलेज के बाद हम घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो तो मैं शाम को ही बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घूमने चली जाती हैं। अनुष्का की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। अनुष्का, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तो डर क्यों रही है? अंदर तो आ। अनुष्का संजना को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। संजना देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर अनुष्का ने संजना के बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था और कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ संजना को बर्थडे विश किया। अनुष्का, ये सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा क्यों किया? संजना, आज तेरा बर्थडे है। तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है। फिर अनुष्का संजना से केक कटवाती है और सभी को अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए सभी लड़के लड़कियां संजना के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। अनुष्का संजना को महंगे गिफ्ट दिया करती थी, तो वहीं संजना अनुष्का के लिए घर से कभी खीर तो कभी गाजर का हलवा बना कर लाती। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां अनुष्का को संजना से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन अनुष्का संजना से कभी भी दूर नहीं रहती।
धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए और दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हो गई। अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। अनुष्का और संजना रोज तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन दोनों फोन पर घंटों बातें करती। एक दिन अनुष्का अपनी शादी का कार्ड लेकर संजना के घर आई। अरे अनुष्का, तू कैसी है अचानक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे लिए नाचने, गाने और खुशियाँ मनाने का मौका लेकर आई हूँ। मतलब कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? अगले हफ्ते, और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। ये सुनकर संजना उदास हो जाती है। क्या बात है संजना, तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तू होगी। नहीं अनुष्का, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या बात है, तू क्यों उदास है? अनुष्का, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। हाँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख अनुष्का, तू अमीर है, तेरी शादी में बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास अमीरों की शादी में पहनकर जाने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने। मैं तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद मुझे कोई शादी में घुसने भी ना दे। कैसी बात करती है संजना, मेरे होते हुए तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरी गाड़ी में बैठ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तो चल तो सही। अनुष्का संजना को अपने साथ शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। अनुष्का, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरी शादी में न आने का कोई बहाना न बना सके। अनुष्का संजना को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान दिलाती है। अनुष्का, ये सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग कराने के बाद अनुष्का संजना को उसके घर छोड़ देती है। संजना को भी अब अनुष्का की शादी का बेसब्री से इंतजार था। अनुष्का ने शॉपिंग तो करा दी है, लेकिन उसकी शादी में मुझे कोई महंगा उपहार लेकर जाना होगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर संजना अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। संजना बेटी, महंगा उपहार खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हुए हैं, तेरी बाबूजी ने दिए थे, मैंने उसी में से बचा कर रखे हैं। तो 500 रुपए से कोई उपहार खरीद ले। ये सुनकर संजना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो 500 रुपए लेकर एक फोटो फ्रेम खरीद लेती है। अनुष्का को ये फोटो फ्रेम उपहार में दूंगी। फिर शादी वाले दिन संजना ऑटो रिक्शा से अनुष्का की शादी में पहुंचती है। अनुष्का की शादी शहर के सबसे महंगे होटल से हो रही थी। शादी में सारे मेहमान अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। ऐसे में जब संजना ऑटो रिक्शा से उतरती है तो होटल के बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ शहर के सबसे अमीर कारोबारी की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है, अनुष्का की शादी हो रही है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? क्योंकि अनुष्का मेरी सहेली है, उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। ये देखिए शादी का कार्ड। ओह सॉरी, दरअसल इस शादी में सभी अमीर लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा से यहाँ कोई भी नहीं आता। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। संजना को गार्ड की ये हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अंदर संजना दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। अरे संजना, शादी में पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल, ये सब तुम्हारे पास कैसे आए?
मुझे तो लगता है किसी से उधार मांग कर लाई है। लेकिन ये किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त भी गरीब ही होंगे। एक अनुष्का ही अमीर सहेली है इसकी। हाँ तो अनुष्का को ही लूट लिया होगा। वैसे भी हर बार ये अनुष्का से ही पैसे लूटती है। कभी बर्थडे के बहाने से उससे खर्च करवाती है तो कभी किसी और बहाने से। इस बार अनुष्का की शादी में पहनने के लिए उसी से खर्च करवाए होंगे। तभी अनुष्का के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और संजना को देखकर कहते हैं, अनुष्का बेटी, अपनी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी पैसे दे देती। हमने तेरी शादी 5 स्टार होटल में इसलिए नहीं की कि कोई मेहमान ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे। और थोड़ा अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब संजना की बहुत बेइज्जती करते हैं। संजना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। संजना जाने ही वाली थी कि अनुष्का ने उसे रोका। संजना कहाँ जा रही है? अनुष्का, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों की बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक, जाने दे मुझे। नहीं संजना, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वो लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू चली गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा, मम्मी और मेरी शादी में आए सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि संजना वही लड़की है जिसने मुझे पहली बार बस स्टॉप पर गुंडों से बचाया था। उस दिन बस स्टॉप पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तब मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। तब संजना ने मुझे उनसे बचाया था। इतना ही नहीं, पापा मम्मी, आप दोनों अपने अपने कामों में इतने बिजी होते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि कब कब मेरी तबीयत बिगड़ी। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ी, संजना ही मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाती और मेरी सेवा करती थी। संजना पैसों से गरीब जरूर है, लेकिन दिल से अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। अनुष्का की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और संजना से माफी मांगते हैं, जिसके बाद संजना अनुष्का की शादी में खूब इंजॉय करती है। बहुत समय पहले की बात है। सतारापुर नाम के एक गांव में रूपाली अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वैसे तो रूपाली का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन रूपाली बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही होती है। रूपाली के बाल जन्म से ही सफेद थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने रूपाली के सफेद बालों का इलाज कई सारे डॉक्टर से करवाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर रूपाली के बालों पर नहीं हुआ और उसके बाल हमेशा सफेद ही रहे। जब रूपाली छोटी थी तब उसे लोगों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे लोगों के चिढ़ाने की वजह से बहुत दुख होने लगा। उसके स्कूल में भी सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। इस वजह से तंग आकर वो अपना स्कूल चेंज करवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और जब वो नए स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठती है तो क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सभी देखो तो, इस नई लड़की के बाल तो बिल्कुल ही सफेद हैं। लगता है कि ये कोई बूढ़ी अम्मा है और ये बूढ़ी अम्मा अब से हमारी क्लास में ही पढ़ा करेंगी। अरे दादी माँ, आपको अभी इस उम्र में पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है क्या? आपकी उम्र तो अब भगवान के नाम जपने की हो गई है। अब आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी? सभी बच्चों को अपना मजाक बनाकर हंसते हुए देखकर रूपाली बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से मैंने दूसरे
एडमिशन कराने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आज नए स्कूल में भी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। फिर सभी मेरे बालों को बहुत तेज तेज खींच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। माँ, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अब आगे की पढ़ाई भी नहीं करनी है और ना ही मैं आज के बाद कभी घर से बाहर निकला करूंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरे सफेद बालों की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाया करते हैं। लेकिन बेटी, इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी और की वजह से हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से केवल हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। माँ, आप मुझे अब और मत समझाइए, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और ना ही कभी घर से बाहर निकला करूंगी। इसलिए आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है। चलो ठीक है, अब तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और चलकर हाथ मुँह धो के खाना खा लो। अपनी माँ के समझाने पर रूपाली रोना बंद कर देती है और हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रूपाली भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो लोगों की बातों पर ही रहता है और वो मन ही मन खुद को कोस रही होती है। काफी देर तक इस तरह सोचने की वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे भी जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे माता पिता को भी मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस तरह अपने मन में आत्महत्या करने का विचार बनाकर रूपाली सभी के सो जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग लगाती है तो तुरंत ही एक जादुई परी उसे अपनी गोद में उठाकर कुएं से बाहर ले आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुमने इतनी कम उम्र में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर दूंगी। परी के पूछने पर रूपाली रोते हुए अपनी सारी समस्या परी को बता देती है। उसकी समस्या को सुनकर परी उससे कहती है, बेटी, तुम इस तरह निराश मत रहो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। मेरे जादू से तुम्हारे ये सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत काले लंबे और जादुई बाल आ जाएंगे और ये बाल ना तुम्हें केवल औरों से खूबसूरत बनाएंगे बल्कि अपने जादू से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। तुम अपने जादुई बालों को हाथ में पकड़कर जो कुछ भी चीज मांगोगी, ये जादुई बाल तुरंत ही तुम्हें वो चीज लाकर दे दिया करेंगे। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू कर देती है और रूपाली के सारे सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके सर पर बहुत ही लंबे काले घने और सुंदर जादुई बाल आ जाते हैं। उसके बाद रूपाली परी को धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रूपाली वापस अपने घर पर आ जाती है और सुबह अपने माता पिता को सारी बात बताती है।
उसके माता पिता अपनी बेटी की समस्या को खत्म हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद रूपाली फिर से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करती है। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।